वाह चाची जी, बेटी भाग कर शादी करे तो गलत है, बेटा भाग के शादी करे तो सही है। हे राम, देखो तो सही बेशरम को, बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा है। अरे यहाँ का मंजर देखकर तो पत्थर दिल भी रो पड़े। पर इसे क्या लगी है, बाप की पूरी प्रॉपर्टी तो इसको मिलने वाली है। अरे इसको अकेले क्यों मिलेगी, अभी तो छोटा भाई भी तो है। अरे वो 13-14 साल का भाई क्या लड़ेगा इसके सामने। ये तो इतनी तेज है कि पिता की इजाजत के बगैर लव मैरिज की है। पति भी तेज है इसका, तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देगा और भाई को नौकर की तरह घर के कामों में लगा लेगा। माँ तो वैसे ही अपने दुख से दुखी है, उसे तो अपने ही होश नहीं तो बेटे को क्या ही संभालेगी। पिता ने तो जीते जी घर में कदम तक रखने नहीं दिया था, अब उसके जीते ही जाते ही देखो कैसे आ गई यहाँ अपना हक जताने के लिए। अरे पर मैंने तो सुना है इसके माता पिता इसके ससुराल जाकर इससे मिल भी आए थे और वो लोग तो इसे अपना भी चुके थे। मिल आए होंगे, ऐसी बेटियों को तो घर में कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। पर दुख इतना भारी था कि इन सब बातों के लिए फुर्सत कहाँ। कुछ बातें मानसी के कानों तक भी पहुंच रही थी, पर अभी घर का माहौल ऐसा था कि वो कुछ कह नहीं सकती थी। रिश्तेदारों ने तो पहले ही बातें बनाई थी और अब भी बातें बना रही हैं। अभी फिलहाल तो उसे अपने माँ को संभालना था। अभी कल ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हुई थी, जबकि उसका भाई बुरी तरह से घायल हो चुका है। माँ बार बार बेहोश हुई जा रही थी, जबकि भाई निखिल अभी हॉस्पिटल में ही था और इस हालत में नहीं था कि पिता का दाह संस्कार करने के लिए वह यहाँ पर आ सके। उसके पति विनय हॉस्पिटल में उसके भाई को बचाने की का वादा कर रहे थे। डॉक्टर जैसा कह रहे थे, विनय बस उसे बचाने की दौड़ में वैसे ही कर रहा था, जबकि ससुराल में सास थी जो उसके 4 महीने के बेटे को संभाल रही थी, ताकि मनीष और विनय यहाँ के हालात को संभाल सके। और ससुर जी यहाँ उसके पिता के दाह संस्कार की तैयारी करवा रहे थे, क्योंकि रिश्तेदार सिर्फ बात बनाने के लिए होते हैं। बहुत कम लोग ही उनकी मदद कर रहे थे। तभी मानसी के मोबाइल पर विनय का कॉल आया। फोन उठाते ही विनय ने कहा, मानसी तुम ठीक हो? पर मानसी ने इसका जवाब देने से बेहतर विनय से पूछा, पापा का दाह संस्कार? देखो मानसी, अभी निखिल को बचाना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ उसे इस हालत में छोड़कर नहीं आ पाऊंगा। देखो वहाँ दाह संस्कार की तैयारी तो हो ही रही होगी, तुम ही पापा का दाह संस्कार कर दो। सुनकर मानसी की रुलाई फूट पड़ी। इसका रोना सुनकर विनय बोला, मानसी ये समय रोने का नहीं है, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा, इसलिए हिम्मत से काम लो। पापा हैं वहाँ पर, वो तुम्हें बता देंगे कैसे क्या करना है और हिम्मत रखकर अपने पापा का दाह संस्कार करो। कहकर विनय ने फोन रख दिया। खैर यहाँ जब अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हुई तो पहला सवाल यही किया गया कि दाह संस्कार कौन करेगा। माँ की हालत ही नहीं थी कि वो कुछ कहे। तभी उसकी चाची ने कहा, अरे दाह संस्कार कौन करेगा का क्या मतलब? अभी निखिल यहाँ होता तो वही दाह संस्कार करता, अब वो नहीं है तो मेरा बेटा अजय है ना, वही करेगा। उनकी बात सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। मानसी भी हैरानी से देखने लगी। तभी चाचा जी भी बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ये भैया का दाह संस्कार तो मेरा बेटा अजय ही करेगा। क्यों चाचा जी, मेरे पिता का दाह संस्कार तो मैं भी कर सकती हूँ, मानसी ने बीच में ही कहा। उसके कहते ही खुसुर फुसुर शुरू हो गई।
अरे जब यहाँ से भागकर शादी की थी तब तो पिता की इज्जत का ख्याल नहीं था। अब उसका दाह संस्कार करना चाहती है। निकल यहाँ से, क्या लेने आई है यहाँ पर? चाची ने दुत्कारते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? उससे इज्जत से बात कीजिए। आप वो हमारे घर की बहू है, मानसी के ससुर जी ने कहा। आप तो चुप ही रहिए। आपको हमारे परिवार के मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अचानक चाचा जी ने कहा, क्यों नहीं बोल सकता? मैं आपके पारिवारिक मामलों के बीच में, आप मेरी बहू को सबके सामने इस तरह से दुत्कार रहे हैं। एक बार भी नहीं 10 बार बोल सकता हूँ मैं इस मामले पर। मानसी के ससुर जी बोले तो अजय बीच में ही मानसी की तरफ देखकर बोल पड़ा। मानसी समझा ले, तेरे ससुर को हमारे पारिवारिक मामलों के बीच में ना ही बोले तो ही अच्छा है, वरना यहाँ से बेवजह बेइज्जती करवा कर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी और उनकी कोई इज्जत तो है नहीं हमारे सामने। जिस दिन तूने यहाँ से भागकर शादी की थी इनके लाडले से, उसी दिन तूने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो अब तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। बस अजय भैया, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। माना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक मिल गया कि आप मेरे सामने मेरे ससुर जी की बेइज्जती करो। हम भी इज्जतदार लोग हैं और हमारा भी समाज में उठना बैठना है। इतनी देर से चुप मानसी बोल पड़ी। बड़ी आई इज्जत वाली, जब बाप की इज्जत पर मिट्टी मिलाकर भाग गई थी तब इन सब का ख्याल नहीं आया था। तब नहीं सोचा था कि लोग तुम्हें 10 बातें सुनाएंगे और तुझे जैसी को इन्होंने घर में भी रख लिया, इन्हें तुम इज्जतदार कहोगी। चाची तो जैसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहस बढ़ती देखकर कुछ सज्जन लोग बोले, अरे क्यों बेवजह बहस किए जा रहे हो? अगर बेटी पिता का देह संस्कार कर दे तो गलत क्या है? एक बार उसकी माँ से पूछ लो, क्यों बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हो? अरे भाभी जी से क्या पूछना है, उन्हें होश कहाँ है? अरे ऐसी लड़की को तो हम भैया जी के पृथक शरीर को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, जो अपने माँ बाप की इज्जत उछाल कर बैठी हो। हम परिवार के लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, हम सब कुछ देख लेंगे। इससे कहो चली जाए यहाँ से। चाचा जी बोले, अच्छा फिर तो अजय भी उनके शरीर को हाथ नहीं लगा सकता। आखिर एक लड़की को भगा कर तो उसने भी शादी की थी। इसने कौन सा आपकी इज्जत पर चांद लगा दिए थे? अचानक मानसी की माँ बीच में ही आते हुए बोली। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। कहा तो उनके बोलने की हिम्मत नहीं थी और कहा वो अपनी बेटी के लिए सबके सामने खड़ी हो गई, पर चाची तुनकते हुए बीच में ही बोल पड़ी। अरे भाभी जी, मेरा अजय तो बेटा है, लेकिन आपकी मानसी तो बेटी ही थी। बस करो तुम भी। मेरे पति की मृत्यु पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। बेटी और बेटी ने एक ही गलती की है, लेकिन बेटी को सजा ज़्यादा क्यों? बेटी से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गए, जबकि बेटे को तुम लोगों ने बहू के साथ अपना लिया और तुम लोग अपने आप को मेरा परिवार कहते हो।
तुम लोग यहाँ अपने भैया के दाह संस्कार पर राजनीति कर रहे हो, पर जिसे बचाया जा सकता है उसे बचाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। क्या तुम में से किसी को ये होश भी है कि निखिल को बचाना जरूरी है? उसे बचाने के लिए हम तो कम से कम हॉस्पिटल चले जाएं। मानसी की माँ ने कहा तो सब चुप हो गए। मेरे पति का दाह संस्कार उनकी बेटी ही करेगी, सुन लिया सबने। आखिरकार मानसी की माँ ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, जिसकी कई लोगों ने स्वागत भी किया तो कुछ लोगों ने इसे गलत भी ठहराया। आखिर अपने पिता का दाह संस्कार खुद मानसी ने ही किया, जबकि चाचा चाची इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रिश्ता ही तोड़ लिया और उसी समय वहां से अपने घर लौट गए। पूरे 15 दिन का कार्यक्रम मानसी ने ही निपटाया, जबकि विनय निखिल के साथ अस्पताल में रहा। अब निखिल की सेहत में सुधार था। लोगों के रवैये को देखकर धीरे धीरे मानसी की मम्मी ने खुद को संभाल लिया। आज घर में पूजा का आयोजन था और उसके बाद सबके भोजन का प्रोग्राम था। बाहर बरामदे में हलवाई बैठकर पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में या यूं कहें कि पूरी हवाओं में फैली हुई थी। सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी मौजूद थे, यहाँ तक कि नई समधन आशा जी और उनकी तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी। इस समय वो अपनी बेटी रचना के कमरे में बैठी हुई थी, जबकि रचना नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार थी। अभी थोड़ी देर बाद उसे अपने पति मयंक के साथ यज्ञ हवन में बैठना था। इस यज्ञ हवन पूजा का आयोजन उसकी सास मधुमती जी ने खास करके अपने बेटे मयंक और रचना के लिए करवाया था, ताकि दोनों को सबका आशीर्वाद मिल सके और उनकी वंशवेला आगे बढ़ सके। अभी 5 महीने पहले ही रचना की मयंक से शादी हुई थी। रचना मयंक की दूसरी पत्नी थी। अपनी पहली पत्नी दामिनी से मयंक ने तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक 1.5 साल पहले ही हो गया था। यूँ तो दामिनी में कोई कमी नहीं थी, वो काफ़ी सुंदर और शालीन स्वभाव की थी। आते ही उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हर कोई उसे पसंद करता था। बस समय के साथ साथ ये पसंद धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकी थी और एक यही कमी उसकी सभी खूबियों पर भारी पड़ गई। मधुमती जी ने अपनी और मयंक ने उसके लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 5 साल की अपनी शादी में मयंक और दामिनी ने हर देवी देवताओं के चरणों में अपने सिर को नवाया था। यहाँ तक कि दामिनी का मेडिकल चेकअप भी करवाया। उसमें कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी वो मां नहीं बन पा रही थी। समय के साथ साथ धीरे धीरे दामिनी पर तानों का बोझ बढ़ता जा रहा था। आने जाने वाले भी 10 सलाह दे जाते। मधुमती जी भी उनके साथ साथ शुरू हो जाती। पता नहीं मेरी किस्मत में पोते पोतियों का सुख है भी या नहीं। पता नहीं किस घड़ी में इसे बहू बनाकर लाई थी, जो हमारी वंश वेला ही आगे नहीं बढ़ रही। 4 साल होते होते तो रिश्तेदार मयंक की दूसरी शादी की बात तक करने लगे। धीरे धीरे मयंक के स्वभाव में भी फर्क आने लगा था, पर फिर भी मयंक ने अपना चेकअप
कभी नहीं करवाया। आखिर वो तो पुरुष है, उसमें क्या कमी होगी। बहू को बाज कहना आसान होता है, लेकिन बेटे में कमी है ये कोई बर्दाश्त नहीं करता। जब एक बार तानों से परेशान होकर दामिनी ने मयंक का चेकअप कराने के लिए कहा तो बस वहीं से हंगामा शुरू हुआ और उसकी इतश्री दामिनी को घर से धक्के मार कर निकाल कर ही हुई। दामिनी और उसके माता पिता ने काफ़ी हाथ पैर जोड़े थे, लेकिन मयंक और मधुमती जी झुकने को तैयार ही नहीं हुए। उल्टा उसके माता पिता को भी काफ़ी अपमानित किया गया था और आखिर उस रिश्ते का अंत तलाक से हुआ। बस तब से मधुमती जी मयंक के लिए अपने ही समाज में दूसरी लड़की देख रही थी। तलाकशुदा और विधवा उन्हें नहीं चाहिए थी। वैसे भी सारे समाज में ये बात फैल चुकी थी कि दामिनी को बाज होने के कारण तलाक दिया गया है, वरना मयंक और मधुमती जी में तो कोई कमी नहीं है। तो आखिर आशा जी अपनी बेटी रचना की शादी मयंक से करने को तैयार हुई थी और 5 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इधर सुनने में आया कि दामिनी का भी 1 साल पहले दूसरा विवाह हो गया था। उसके दूसरे पति रजत की पहली पत्नी 2 साल पहले बेटी को जन्म देते समय खत्म हो गई थी, इसलिए उसे भी अपनी 2 साल की बच्ची के लिए माँ की ज़रूरत थी। बच्ची तो थी ही सही, इसलिए उसने बेझिझक दामिनी से शादी कर ली। खैर, इधर आयोजन जोरों शोरों से चल रहा था। तभी पंडित जी ने रचना और मयंक को हवन में बैठने के लिए कहा। मधुमती जी रचना को बुलाने जा ही रही थी कि घर के दरवाजे पर अपनी पहली बहू दामिनी को देखकर हैरान रह गई। मयंक के पैर भी जहाँ थे वहीं ठिठक गए। वो भी हैरान परेशान सा दामिनी को देख रहा था। आखिर तलाक के 1.5 साल बाद वो यहाँ क्या लेने आई थी, वो भी इतने शुभ अवसर पर अपने माता पिता के साथ। इतने में मधुमती जी बोली, क्या लेने आई है यहाँ पर? तुझे घर से धक्के मार कर निकाला था, याद नहीं है? बाहर मधुमती जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दूसरी बहू रचना और उसकी माँ भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। रिश्तेदारी में भी फुसुर हो गई। यह देखकर मधुमती जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ बाज, आज क्या लेने आई है यहाँ पर? यहाँ मेरे पोते पोती के लिए पूजन हो रहा है, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है। जब तुझे इस घर से धक्के देकर निकाला था तभी तेरे इस घर में आने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब मेरे बेटे की वंशविला आगे बढ़ाने के लिए पूजन हो रही है। तेरा तो साया भी मैं अपनी दूसरी बहू पर और इस घर पर ना पड़ने दूं। लेकिन दामिनी ऐसे ही खड़ी रही। मधुमती जी ने मयंक की तरफ इशारा किया उसे निकालने के लिए। मयंक माँ का इशारा पाते ही जैसे ही मयंक धक्के मार कर दामिनी को निकालने उसके पास आया, वैसे ही दामिनी ने खींचकर एक चाटा उसके गाल पर दे मारा। दामिनी के ऐसा करते से जहाँ सब हक्के बक्के से रह गए, वहीं मयंक अपना गाल सहलाते हुए देख रहा था। वहीं सब रिश्तेदार एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इधर आशा जी और रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दामिनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए बोली, बाज मैं नहीं हूँ, बाज तो तुम थे। ये देखो मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 5 साल तक तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मेरी ज़िंदगी के 5 साल तुमने खराब कर दिए, पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे छोड़ दिया, कम से कम मुझे माँ बनने का सुख तो मिला, वरना तुम्हें झूठ के आगे की ज़िंदगी भर ताना का बोझ
लिए मैं तड़प तड़प कर मर जाती। उसकी बात सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। तभी दामिनी की मम्मी मिठाई का डिब्बा लिए मधुमती जी के सामने खड़ी हो गई और उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा पकड़ाते हुए बोली, लीजिए समधन जी, आप भी मिठाई खाइए। मेरी किस्मत में तो नानी बनने का सुख है, पर आपकी किस्मत में दादी बनने का सुख नहीं है। हम लोग कभी नहीं आते यहाँ, पर आप लोगों ने जिस तरह हमें बेइज्जत किया था ना, और जिस तरह हमारी पूरी समाज में थू-थू हुई थी, उसके लिए आज का दिन तो बनता ही है। दामिनी और उसके माता पिता तो ये कहकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन सबकी नज़र अब मधुमती जी और मयंक पर थी। जब मधुमती जी ने देखा कि रचना और आशा जी मयंक को घूर घूर कर देख रही थी, तो वो अपने बेटे का पक्ष लेते हुए बोली, अरे समधन जी, वो तो झूठ बोल रही है, उससे मेरे बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए यहाँ से चली आई सब कुछ बर्बाद करने। आप समझो उसकी बातों को, वरना आज के दिन ही क्यों आती, और किसी दिन भी तो आ सकती थी यहाँ पर। ये सुनकर आशा जी बोली, हाँ मैं सब समझ रही हूँ समधन जी, वो अब दूसरे घर की बहू बन चुकी है, तो भला वो अब झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर क्यों लाएगी। मैं अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए इस घर में नहीं छोड़ूंगी। आखिर माँ बनने का हक तो मेरी बेटी को भी है, वो जिंदगी भर बच्चों के लिए थोड़ी ना तरसती रहेगी। आशा जी की बात सुनकर मधुमती जी घबरा गई और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, अरे मयंक, तू कुछ बोलना। फिर आशा जी की से बोली, समधन जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यकीन कीजिए, और अगर वो रिपोर्ट सच भी है तो कोई बात नहीं ना, हम बच्चा गोद ले लेंगे। लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं टूटते। ये सुनकर आशा जी बोली, अरे वाह समधन जी, बड़ा अच्छा न्याय है आपका तो। अगर बहू बाज है तो दूसरी ले आओगे, लेकिन अगर बेटा ही बाज हो तो बच्चा गोद ले लोगे। जब अपनी पहली बहू के घर से धक्के मार कर निकाला था, तब रिश्ते टूटने की आवाज़ नहीं आई थी? तब आपको ऐसा नहीं लगा था कि रिश्ते ऐसे नहीं टूटते? ले जा रही हूँ मैं अपनी बेटी को। हमें आप जैसे झूठी लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना, कहकर आशा जी रचना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। इधर रिश्तेदारी में आस पड़ोसियों में थू हुई वो अलग। कुछ महीनों बाद सुनने में आया दामिनी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इधर मयंक और मधुमती जी रचना को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा जी के कहने पर रचना वापस आने को तैयार तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि आधी प्रॉपर्टी तो उसके नाम ही करनी पड़ेगी। आखिर ऐसे झूठे लोगों का क्या भरोसा, कल को उसको भी धक्के मार कर निकाल दें। तब से अभी तक दोनों शांत बैठे हुए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।